हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक नया रिवीजन का टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है, चलिए, तो मैं आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट विपिन शर्मा हूं। तो देखते हैं आज का रिवीजन टॉपिक क्या है। आज का रिवीजन टॉपिक है, चलिए, रिवीजन टॉपिक है आपका आज का प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन की कुछ बातें हैं जो कि आपके केमिस्ट्री वाले पार्ट में पूछी जाती हैं। तो देखते हैं वो क्या क्या है। चलिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है, तो एक एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है, तो 1 और 2 मार्क में जो क्वेश्चन होगा वो पूछा जा सकता है। डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रोटीन और एमिनो एसिड। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो बालों का जो मेन कंपोनेंट है वो केराटिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन होता है, उसके बाद मायोसिन हमारे मसल्स में होता है ना, और गेहूं के अंदर भी प्रोटीन होता है। मतलब कि आप देखते हैं बहुत सारे जो पार्ट है हमारे बॉडी के, और कई और भी सब्सटेंसेस के, जिनमें मेन कंपोनेंट प्रोटीन होता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के अलावा दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ एमिनो एसिड। तो ये प्रोटीन जो है वो बना हुआ है बहुत सारे एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड मिल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली आपने इसमें एक बात और पढ़ी होगी कि ये एमिनो एसिड जो है वो पहले पेप्टाइड बनाते हैं, और पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनता है, पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड ही आगे जाकर के प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस है जो कि हम प्रोटीन के अंदर पढ़ते हैं। तो मतलब कि प्रोटीन हमारी बॉडी का एक वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है हमारी बॉडी का ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें आगे की, तो देखिए एमिनो एसिड, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन का जो सबसे मेन कंपोनेंट है, सबसे अल्टीमेट यूनिट जो एमिनो एसिड है, उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पॉलीपेप्टाइड के बारे में, पेप्टाइड के बारे में, और फिर हम फाइनली आएंगे प्रोटीन के बारे में। तो देखिए एमिनो एसिड में सबसे पहला ये अल्फा एमिनो एसिड ड्रॉ कर रखा है। अल्फा क्यों बोला, क्योंकि COOH तो है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के ठीक पास वाला कार्बन क्या होता है, ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फा एमिनो एसिड। थोड़ा सा मैं एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर आपको बताना चाहूंगा। तो ये समझिए आप कि कार्बन पे हाइड्रोजन, कोई अल्काइल ग्रुप R, इस पे मान लीजिए आपने COOH लिखा, यहाँ पे आपने NH2 लिखा। मतलब कि इस स्ट्रक्चर में एक एमिनो ग्रुप भी है और एक COOH ग्रुप भी है। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये हो गया एमिनो ग्रुप। कौन सा, एमिनो। तो एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक, मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, और एमिनो ग्रुप तो है ही, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। क्योंकि एमिनो एसिड के अंदर एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और दूसरा एमिनो ग्रुप है, तो ये एमिनो एसिड हो जाएगा। अब यहाँ जो मैंने ये एमिनो एसिड बना रखा है कौन सा, देखो, तो COOH क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के पास में ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, NH2। तो ये अल्फा एमिनो एसिड है। कौन सा है, अल्फा एमिनो एसिड। इसी टाइप से आप देखिए, तो ये स्ट्रक्चर बना रखी है यहाँ पे, ये अल्फा एमिनो एसिड। तो COOH के पास में जो ये कार्बन है इसको अल्फा बोला, और उस पे NH2 लगा हुआ, तो अल्फा एमिनो एसिड। अगर यहाँ स्ट्रक्चर में जाए तो ये COOH है, इस COOH के पास में अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास में बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे जो ग्रुप लगा हुआ है NH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं बीटा एमिनो एसिड। इसी वजह से इसको बीटा एमिनो एसिड बोलते हैं। अगेन COOH पे ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे ये NH2 लगा हुआ है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। तो अल्फा एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसके बारे में हमको डिटेल में स्टडी करनी होती है। तो ये अल्फा एमिनो एसिड के बारे में डिटेल में दे रखा है। अगेन सेम बात यहाँ पे नोट कर रखी है, NH2 है, R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा ये COOH ग्रुप। तो ये बेसिकली एमिनो एसिड है। कौन सा वाला है, अल्फा वाला। चलिए नेक्स्ट,
बात करें क्लासिफिकेशन की, एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन की, देखिए बहुत सारा कंटेंट आपको दिख रहा है इसमें, लेकिन मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बता देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस बोला जाए तो पहला होता है नॉन असेंशियल और दूसरा होता है असेंशियल। नॉन असेंशियल का मतलब जिसकी हमको जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी वो सिंथेसाइज हो रहे हैं ना। तो 10 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो हमें इसको बाहर से फूड डाइट में इसको लेने की जरूरत नहीं। जैसे कि कौन कौन से, तो ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लूटामिन, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलिन, सिस्टीन, एस्पार्जिनिन, टायरोसिन, सेरिन, ये ग्लूटामिन और GLU होता है ग्लूटामिक एसिड। तो ये दोनों है, ध्यान रखने। इनको याद करने का तरीका क्या है, तो मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। ये एक ट्रिक लिख रखी है यहाँ पे, ये ट्रिक CAATAS मतलब कि C मतलब कि सिस्टीन और AAA, तो तीनों ए के लिए, तीन ए कौन कौन से, एस्पार्जिनिन, फिर ये एस्पार्टिक एसिड और एलेनिन, इन तीनों के लिए AAA आ रहा है। फिर टी, तो टी का मतलब आपको बताइए, टी है टायरोसिन के लिए, किसके लिए, टायरोसिन के लिए। एस का मतलब आपको बताइए, सेरिन, SER। जी का मतलब यहाँ पे 3 जी है, देखो कौन से, ग्लूटामिन, फिर ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइसिन, तो ये तीनों यहाँ पे आ रहे हैं। और पी मतलब कि प्रोलिन, PRO, ठीक है, प्रोलिन। असेंशियल एमिनो एसिड की बात करें तो वो 10 एमिनो एसिड जो कि हमारे फूड डाइट में होना बहुत जरूरी है ना, जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, बट हमको बाहर से उनको लेने की जरूरत होती है, तो ये फूड डाइट में अवेलेबल होते हैं। ये कौन से, PVT-TIM होल, PVT टिम होल, ठीक है। तो ये वेलिन, V का मतलब वेलिन, L मतलब ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, LYS, इसमें एक और L है जो कि लाइसिन है, फिनाइल एलेनिन है, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, मिथायोनिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। इन सब की स्ट्रक्चर भी अभी हम आगे देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो एक होता है न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल मतलब कि जिसमें एक NH2 ग्रुप होगा, तो NH2 हमें पता है कौन सा ग्रुप है, बेसिक ग्रुप, और एक COOH ग्रुप होगा, COOH हमें पता है कौन सा, एसिडिक ग्रुप। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड कौन होते हैं, जिनमें एक COOH ग्रुप होता है और एक बेसिक, मतलब कि बेसिक और एसिडिक ग्रुप दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो इसीलिए इनको बोलते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनिन, है ना, इसी टाइप से वेलिन, ठीक है, ये वेलिन, तो ये वेलिन आ गया, ये वेलिन आ गया, ये वेलिन आ गया, ल्यूसिन। इस तरह से एसिडिक एमिनो एसिड की बात करें तो एक बेसिक ग्रुप होगा लेकिन 2 एसिडिक ग्रुप होंगे, मतलब डोमिनेटिंग कौन होंगे इसमें, एसिडिक ग्रुप। अब जैसे कि यहाँ पे कौन कौन है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक, इन सब की स्ट्रक्चर अभी हम देखने वाले हैं। फिर बेसिक एमिनो एसिड की बात करें तो बेसिक एमिनो एसिड के अंदर देखो, एसिडिक में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, 2 COOH ग्रुप होंगे और एक NH2 ग्रुप होगा। डोमिनेटिंग COOH होंगे किसमें, एसिडिक एमिनो एसिड में। लेकिन बेसिक के अंदर डोमिनेटिंग बेसिक ग्रुप होगा, बेसिक ग्रुप डोमिनेटिंग होने का मतलब NH2 2 होंगे और एसिडिक ग्रुप एक होने का मतलब COOH एक होगा। तो ये कौन कौन से, तो लाइसिन और हिस्टिडीन, ठीक है। बात करें कुछ एमिनो एसिड ऐसे भी हैं जो कि, ठीक है, कुछ एमिनो एसिड ऐसे भी हैं जो कि एरोमेटिक चेन रखते हैं, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन। और कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनमें सल्फर एटम होता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेटिव बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अभी सभी की स्ट्रक्चर देखेंगे, सो डोंट वरी। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखिए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को समझने के लिए ये समझिए कि कोई भी एमिनो एसिड जो होता है वो बच्चों इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, NH3 कार्बन R और COO-, ठीक है, ठीक है। इस फॉर्म को बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्यों बोला, क्योंकि इसमें एनायनिक पार्ट भी है और इसमें केटायनिक पार्ट भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं, ठीक है। अब समझना आगे की बात। अब इस ज्विटर आयन बनता कैसे, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को समझने से पहले थोड़ी एक दो इन्फॉर्मेशन लेनी जरूरी है। तो देखो, एमिनो एसिड में हमें पता है NH2 है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, R ग्रुप है और ये COOH। COOH ग्रुप जो है वो एसिडिक ग्रुप है जो अपना H+ रिलीज कर रहा है, ठीक है। और NH2 ग्रुप बेसिक ग्रुप है जो
इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो NH2 बेसिक ग्रुप है और बेस का टेंडेंसी होता है H प्लस को एक्सेप्ट करना। जैसे ये NH2 ग्रुप H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो NH प्लस में बदल जाएगा और CWH से H प्लस निकला तो ये CW माइनस में बदल जाएगा। तो इसका मतलब सेम मॉलिक्यूल में पॉजिटिव एंड भी है और नेगेटिव एंड भी है, मतलब किसी को हम बोलेंगे ज्विटर आयन। तो बच्चों ये ज्विटर आयन को जब आप एसिडिक मीडियम में रखेंगे ना, H प्लस की प्रेजेंस में, मतलब कि मीडियम एसिडिक रखा, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव जाकर के H प्लस से ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा NH3 प्लस CH 3H और CWH। मतलब कि आप देखो यहाँ पे इफेक्टिवली कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मॉलिक्यूल पे, और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किस पे जाएगा, कैथोड पे। किस पे जाएगा, कैथोड पे। ये आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव वाला कैथोड पे जाता है। और अगर मान लो इसी ज्विटर आयन को आप बेसिक मीडियम में रखते हो तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस NH3 प्लस के H प्लस को ले जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 CHR और CW माइनस। मतलब कि क्या बन गया, एनायनिक ग्रुप बन गया। और एनायनिक ग्रुप जो है, ये एनायनिक ग्रुप किसकी तरफ जाएगा, कहां मूव करेगा, इट विल गो टुवर्ड्स दी एनोड, क्योंकि एनायन एनोड की तरफ जाएंगे और ऑक्सीडाइज होंगे, और केटायन कैथोड की तरफ जाएंगे, है ना, टुवर्ड्स द कैथोड, तो ये जाएंगे, ये हो जाएंगे रिड्यूस। ठीक है। लेकिन मान लो कोई ऐसा पीएच है जिस पर ना तो एमिनो एसिड कैथोड की डायरेक्शन में जा रहा है और ना ही एनोड की तरफ जा रहा है, मतलब पीएच एट विच migration of amino acid stops। ठीक है, तो पीएच जिस पर एमिनो एसिड का माइग्रेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है, वही पीएच क्या कहलाती है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इसी को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, और हर एक एमिनो एसिड का ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा 3 टाइप के एमिनो एसिड पढ़े। एक पढ़ा हमने न्यूट्रल एमिनो एसिड, एक पढ़ा हमने एसिडिक एमिनो एसिड, और एक पढ़ा हमने बेसिक एमिनो एसिड। तीनों के लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूट्रल में कैसे फाइंड आउट होता है, तो पी आई इक्वल टू हो जाएगा PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाय 2। तो जब फर्स्ट एसिडिक कांस्टेंट और सेकंड एसिडिक कांस्टेंट जो भी है उन दोनों का आप एवरेज लेंगे, तो एसिडिक कांस्टेंट का बेसिकली पीके वैल्यू देख लो, और उस दूसरे वाले एसिडिक कांस्टेंट का, मतलब दूसरा एसिडिक कांस्टेंट जो आता है सेम सब्सटेंस का, उसका PK2 देख लो और उसका एवरेज ले लो। ये हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसका, न्यूट्रल का। एसिडिक की बात करें तो एसिडिक एमिनो एसिड में भी कुछ इसी टाइप का फंडा है। एसिडिक एमिनो एसिड का अगर आपको पीआई कैलकुलेट करना है तो अगेन यहाँ PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। तो यहाँ पे ये अगेन एवरेज आपने निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक एमिनो एसिड के लिए हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और लास्ट में आता है बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड के लिए अगर आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करना तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, PK2 प्लस PK3 डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली ये PK जो है वो PKA ही है। ठीक है, PKA को मैं PK बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखें क्योंकि PK में भी PKB भी होता है एक, तो PKA दे रखा है, तो आप इनका एवरेज लेंगे, सेकंड और थर्ड वाले का तो बेसिक के लिए आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज ध्यान रखने आपको। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर्स, सारे स्ट्रक्चर है, जैसे कि ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में R की जगह क्या होना चाहिए, देखो साइड चेन R। आपको पता है ना एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर हम क्या लिखते हैं, कार्बन पे हाइड्रोजन,
एक तरफ होता है COOH ग्रुप, एक तरफ होता है NH2 ग्रुप, एक तरफ होता है अल्काइल ग्रुप। तो बेसिकली ये अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट एमिनो एसिड में अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि ग्लाइसिन के अंदर ये हाइड्रोजन होता है R ग्रुप, फिर ये एलेनिन है, एलेनिन में ये R ग्रुप CH3 होता है, फिर इसी टाइप से वेलिन है। देखो इनमें क्या क्या याद रखना है बताता हूँ। इनमें एक तो आपको ये सिंबल याद रखने होते हैं, ये फर्स्ट लेटर का कोड याद रखना है, और आपको ये साइड चेन में लगे हुए क्या इनकी स्ट्रक्चर में ये याद रखना है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, जरूरत नहीं है, ठीक है। वेलिन की बात करें तो वेलिन का V है, और वेलिन में ये ग्रुप होता है CH और उस पे 2 CH लगे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। फिर ल्यूसिन है, इसी टाइप से ल्यूसिन के स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट होगा। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन में ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा। फिनाइल एलेनिन ना, ये फिनाइल एलेनिन के अंदर ये पूरा पार्ट, फिनाइल मतलब कि C6H5, ये C6H5 ग्रुप है और ये CH2 ग्रुप है। फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन जो है इसमें R ग्रुप हो जाएगा। सिस्टीन, सिस्टीन एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, तो याद रखने वाली बात है। मिथाइनिन, मिथाइनिन में कैपिटल M आता है, इसमें भी सल्फर प्रेजेंट है, तो R ग्रुप में ऐसा कुछ है कि सल्फर। ट्रिप्टोफेन में W, और ट्रिप्टोफेन के अंदर ये स्ट्रक्चर है, ध्यान रखनी। इसी टाइप से सेरिन, स्मॉल s, एस्पार्जिनिन, ग्लूटामिन, थ्रियोनिन, इन सब के आपको ये कोड दे रखे हैं, और ये सारे इसके R ग्रुप दे रखे हैं, सारे आपको ध्यान रखने। इस टाइप से टायरोसिन, प्रोलिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, सारे एमिनो एसिड आपको याद रखने हैं। R ग्रुप इनमें क्या क्या आते हैं ये R ग्रुप भी आपको पता होने चाहिए। टायरोसिन को TYR बोलते हैं, प्रोलिन को PRO बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड को GLU बोलते हैं। तो बच्चों इसमें और कोई तरीका नहीं, मतलब बस कहने का मतलब डेफिनेटली क्वेश्चन तो स्ट्रक्चर पे बेस्ड आने के चांसेस पूरे रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। और कोई ऐसा कोई तरीका नहीं कि यार इसमें हम कोई मतलब अलग से क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे बेस्ड ना करके कुछ अलग से पूछ लिया जाए, नहीं, स्ट्रक्चर पे बेस्ड पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की। देखो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तो देखिए किसी एक एमिनो एसिड का आप COOH ग्रुप ले लो और दूसरे एमिनो एसिड का NH2 ग्रुप ले लो आप, इन दोनों के बीच में वाटर का मॉलिक्यूल जब भी एलिमिनेट होगा तो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वही क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो NH2 CH R CO NH CH R COOH, ठीक है। तो ये जो एमाइड बॉन्ड बना है ना, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक एमिनो एसिड का तो COOH ग्रुप, पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक एमिनो एसिड का तो आप देख रहे हो क्या, COOH ग्रुप, COOH ग्रुप, और दूसरे एमिनो एसिड का आप NH2 ग्रुप देख रहे हो। तो बेसिकली ये जब एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। NH2 का हाइड्रोजन और COOH का OH ग्रुप ये मिलकर के वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे, तो पेप्टाइड बनेगा। मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली क्या है, एक तरह का एमाइड फंक्शनल ग्रुप वाला बॉन्ड ही है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो क्या, ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन में यही बात बोलेंगे, हमने एमिनो एसिड पढ़ा, एमिनो एसिड आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ मिल करके क्या बनाएंगे, एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ मिल करके बनाएंगे पेप्टाइड, और पेप्टाइड मिल करके बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड जो है वो आगे जाकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो काम की जो पूछी जा सकती है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको पेप्टाइड बॉन्ड कितना दिख रहा है, एक ही पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप एक ही दिख रहा है ना। बेसिकली इस एक पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कितने एमिनो एसिड ने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे 2 एमिनो एसिड ने पार्टिसिपेट किया है, एक ये और दूसरा ये। तो 2 एमिनो एसिड पार्टिसिपेट करेंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इसी टाइप से जब 3 एमिनो एसिड पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा।
4 एमिनो एसिड पार्टिसिपेट करेंगे तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड जितने भी होंगे उससे एक एमिनो एसिड ज्यादा ही होगा नंबर में, तब जाकर के उतने पर्टिकुलर पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन के, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक तो है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है बच्चों, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है फाइब्रस प्रोटीन की। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तो जैसे हमारे बालों का केराटिन प्रोटीन, ठीक है, तो हेयर में ये जो केराटिन प्रोटीन होता है वो फाइब्रस का एग्जांपल है। इसमें एमिनो एसिड जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड जो बनाते हैं वो लंबी एक फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड, मैं फिर लिख लेता हूं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ग्लोबुलर, जैसे कि मान लो एग में प्रेजेंट एल्बुमिन, एग में जो एल्बुमिन प्रेजेंट होता है बच्चों वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ठीक है। अब ग्लोबुलर क्या होता है, तो देखो ग्लोबुलर मतलब कि ऐसे गोल 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 इस टाइप की ग्लोबुलर शेप, गोल शेप में इस टाइप से प्रोटीन, स्फेरिकल शेप बोलेंगे आप इसको, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप में प्रोटीन जो होती हैं उनको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और एग का एल्बुमिन इसका बेस्ट एग्जांपल है। और केराटिन मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कौन सी होती है, फाइब्रस प्रोटीन होती है। चलिए दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इसमें मेनली दो हैं, एक तो सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, और दूसरा इसमें है बच्चों कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में ये सारे आ गए, केराटिन आ गया, मायोसिन आ गया, ठीक है, ठीक है। सिंपल प्रोटीन में बेसिकली क्या होता है, जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करते हो इस प्रोटीन का तो सिंपलेस्ट यूनिट एमिनो एसिड आपको हाइड्रोलाइसिस करने पे मिलती है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या, मायोसिन और केराटिन। और कॉन्जुगेटेड क्या होता है, इसमें प्रोटीनेशियस पार्ट तो होता ही है, प्रोटीन वाला पार्ट तो होता ही है कॉन्जुगेटेड में, लेकिन साथ ही साथ इसमें नॉन प्रोटीन वाला पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन वाला पार्ट भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं हीमोग्लोबिन। आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन रिंग होती है और बीच में आयरन होता है ना। तो आयरन जो बेसिकली प्रोटीन पार्ट तो है नहीं, वो तो मेटल है, तो वो आ जाएगा नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, मतलब कि जिसको एक टेक्निकल टर्म और दी गई है, बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो भी होगा प्रोटीन में वो क्या, कंजुगेटेड प्रोटीन में वो क्या बोला जाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो हीमोग्लोबिन इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसमें प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जैसे कि आयरन भी प्रेजेंट होता है। बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चार स्ट्रक्चर, मतलब कि 4 स्टेप में प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। देखो सबसे पहले तो ये एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये तीसरा एमिनो एसिड, ये चौथा एमिनो एसिड, ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड बच्चों एक दूसरे के साथ, ये बहुत सारे एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं। तो सबसे पहले ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिख रही है ये है प्राइमरी एमिनो एसिड की। कौन सी है, प्राइमरी एमिनो एसिड। सबसे पहले प्राइमरी एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि सारे एमिनो एसिड एक स्ट्रेट लाइन में, वन डायमेंशनल लाइन में अरेंज हो जाते हैं और प्राइमरी एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये प्राइमरी एमिनो एसिड जो है उससे बनता है सेकेंडरी। कैसे बनता है, देखो आपने हेलिकल शेप देखा होगा, हेलिकल शेप, तो ये देखो हेलिकल शेप, ये जो थ्रेड है ना वो अगर इस तरह से कॉइल हो जाए, ये कॉइल हो गई, या तो कॉइल हो जाए, तो कॉइल होने से जो बनने वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है सेकेंडरी। 2 डिग्री बोल दो या सेकेंडरी बोल दो, सेकेंडरी एमिनो एसिड। सेकेंडरी एमिनो एसिड में एक तो टाइप होता है ये अल्फा हेलिकल, क्या होता है, अल्फा हेलिक्स बोल दो, अल्फा हेलिकल बोल दो, और दूसरा है ये बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। चलो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये एमिनो एसिड जो आपने थ्रेड लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर, प्राइमरी प्रोटीन जो बताया ना, प्राइमरी एमिनो एसिड नहीं, प्राइमरी नहीं, इसको प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं इसको।
तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को जब आप इस टाइप से कोइल कर देंगे, कोइल कर दिया, ये कोइल कर दिया, तो कोइल करने पे क्या बनता है, अल्फा हेलिकल शेप बनता है ना। और ये अल्फा हेलिकल शेप जो है यही बोला जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अल्फा हेलिकल के साथ साथ यहाँ पे ये बीटा प्लेटेड शीट भी होता है। शीट आपने देखी ना, शीट लाइक स्ट्रक्चर में रहता है ये एमिनो एसिड, 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 सामने भी ये थ्रेड में ये एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, और यहाँ पे एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, उन बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अल्फा हेलिकल के अंदर भी यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, एज बॉन्डिंग टाइप का, ठीक है। एक एमिनो एसिड का NH ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड का COOH ग्रुप, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो गया बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट, तो बीटा प्लेटेड शीट है, तो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जितनी भी अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड शीट वाले स्ट्रक्चर है ये इस तरह से कोइल हो जाएंगी कंप्लीटली, ये इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और जब ऐसे बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये पहला, ये दूसरी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये तीसरी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये चौथी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जब ये सारे आपस में मिल जाते हैं ना तो ये बनती है फिर क्वाटरनरी, 4 डिग्री क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, बेस्ट एग्जांपल हीमोग्लोबिन। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल कौन सा है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और बीटा प्लेटेड शीट में आप यहाँ पे देख सकते हैं केराटिन लाइक फाइब्रस प्रोटीन जो होती है, फाइब्रस प्रोटीन वो सारी आती हैं ये बीटा प्लेटेड शीट के अंदर। चलिए, तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो हमने बहुत सारे थ्योरी में इंफॉर्मेशन ली है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन की बात करें तो डाइपेप्टाइड हेज। अब डाइपेप्टाइड में क्या होता है, मैंने आपको बताया डाइपेप्टाइड में NH2CHRCOOH, ये एक एमिनो एसिड हो गया और ये दूसरा एमिनो एसिड हो गया। तो डाइपेप्टाइड का मतलब ही ये है कि एमिनो एसिड कितने होंगे, 2। तो यहां से एक हाइड्रोजन और COOH का OH ये वाटर की फॉर्म में निकल जाते हैं, और वाटर की फॉर्म में निकल जाते हैं तो यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड तो एक ही बन रहा है दोनों के बीच में, लेकिन 2 एमिनो एसिड से बन रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, डाइपेप्टाइड, ठीक है, डाइपेप्टाइड। अगर 3 एमिनो एसिड से बनेगा तो ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा, 4 एमिनो एसिड से बनेंगे 3 पेप्टाइड बॉन्ड तो टेट्रापेप्टाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर, नहीं प्राइमरी नहीं होती है, सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी नहीं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है ये। तो क्वाटरनरी मतलब क्या आंसर क्या आ जाएगा, डी। अभी हमने पढ़ा ना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट करता है, और बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। आयरन होता है इसके अंदर, हीम पार्ट तो बाहर की तरफ और बीच में आयरन। बात करें फाइब्रस प्रोटीन की नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइब्रस प्रोटीन सच लाइक सिल्क फाइब्रोन कंसिस्ट पॉलीपेप्टाइड। तो ये कौन सा है, कौन सी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, अभी बताया ना, फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो बीटा प्लेटेड शीट, मतलब क्या आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है बच्चों, तो हमने एक फटाफट से रिवाइज किया हमने प्रोटीन के पार्ट को, और भी कई चीजें होती हैं इसमें, लेकिन हाईलाइटेड चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो आप पढ़ करके जाएं, उनको अलग अलग रेफरेंसेस से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, तो काफी मजा आने वाला है, आपको एग्जाम में बहुत सहूलियत रहेगी। ठीक है, चलिए लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको किसी तरह का कोई
स्टडी मटेरियल परचेस करना है जेएमसीएसआर नेट और यूजीसी नेट से रिलेटेड, तो आप एड अंकल से परचेस कर सकते हैं। और किसी टाइप का कोई डाउट है तो आप हमारे पास, हमारे जो ऐप है उस पे 250 प्लस से ज्यादा 250 प्लस ट्यूटर अवेलेबल हैं। आप कभी भी अपने डाउट वहां पे रख सकते हैं, आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले टर्न पे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।